हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ द घटना चक्र वीडियो सीरीज। लास्ट जितने भी पार्ट्स थे हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके लगभग 23 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिया था। 23 में 23rd चैप्टर जब मैं करवा रही थी तो उसमें 100 क्वेश्चन तक हो गए थे। लास्ट 30 क्वेश्चंस बचे थे। वो लास्ट 30 क्वेश्चन प्लस पार्लियामेंट्री कमेटी, ये वाला जो टॉपिक है ये एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के वो मैं उसमें कवर अप करवा दूंगी। आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली पूरी की पूरी जुडिशरी कवर अप करेंगे, जिसमें आ जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड इसके थ्रू हम अपने जितने भी कंसेप्ट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनको रिवाइज करेंगे, और जो भी हमें कुछ भी नए फैक्ट्स मिलेंगे उनको हम लर्न कर लेंगे। तो ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी पे कंप्लीट वीडियो होगी, जुडिशरी के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। पेज नंबर 270। ये रहा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो बना था हमारा कौन से एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बना था। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। 1 मिनट और लगेगा। हाँ, ये रहा। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाली थी वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। ये मैंने बताया था। कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था, फोर्ट विलियम्स। उसके अलावा उनका जो फर्स्ट वो था चीफ जस्टिस था वो एलिजा एमपी था। इसके अलावा मैंने और क्या क्या बताया था सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग? मतलब ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट का, कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक एक्ट निकाला था और उसके थ्रू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के बाद, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोविजन है, लाइक जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी वर्किंग कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, उनका सैलरी, मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो हम सुप्रीम कोर्ट के देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? तो इसको ऐसे याद करना है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा इनफोर्स हो गया था, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। उसके दो दिन बाद 28 जनवरी को हमारा सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हो गया था 1950 में। सेम क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 28 जनवरी 1950, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है। जितने भी हमारे आर्टिकल 120 प्लस हम जितने भी आर्टिकल देखेंगे उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन का ही लिखा हुआ है, कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें खुद ने बोला हुआ है कि सेंटर पे एक
हमारा वो होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी जुडिशरी होनी चाहिए, बट इंटीग्रेटेड जुडिशरी होनी चाहिए, नॉट फेडरल टाइप जैसे यूएसए में है। यूएसए में अलग होता है, सेंटर का अलग, स्टेट का अलग, और दोनों सेपरेट फंक्शनिंग। बट हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है। अब ये क्वेश्चन है कि पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन जजेस के नंबर को इंक्रीज कर सकता है? वो है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसमें 8 जजेस कुछ हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। और अब जैसे जैसे पार्लियामेंट ने अपना एक्ट पास करा, पार्लियामेंट जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक्ट वगैरह लाती है, उस एक्ट के थ्रू आज की तारीख में 33-32 के अराउंड हमारे मतलब जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो किसके पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को इंक्रीज करने की? वो पार्लियामेंट के पास होती है। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 124 के अंदर ये मेंशन है। मैंने आपको बताया ना, जितने भी 120 प्लस आर्टिकल्स होंगे वो सबके सब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही हैं। और सबसे बड़ी बात यही कि पार्लियामेंट के पास पावर है, 124 आर्टिकल में खुद ने ये चीज बता रखी है कि पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो ये स्टार इसी वजह से लगा हुआ है क्योंकि कुछ पता नहीं आज के टाइम पे, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो 33 या 34 जजेस के अराउंड हमारे हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। इतना बस पता होना चाहिए कि आर्टिकल 124 में बता रखा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसके कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है। मैंने उसी दिन बता दिया था जितनी भी यूनियन वाली चीजें वो पार्ट 5 में आएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी पार्ट 5 में आता है। बट यूनियन का जो डेफिनेशन है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, COM एंड अटॉर्नी जनरल होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 खोलें, पार्ट 5 के अंदर यूनियन के जितने हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, PM हो गया, COM हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, और हमारा ये हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब पार्ट 5 के अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 124 में मेंशन है कि पार्लियामेंट जो है वो इवेंचुअली लॉ पास करते करते हमारा नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब उस टाइम पे कितने चीफ जस्टिस और कितने जजेस थे? तो उस टाइम पे मैंने बताया था टोटल 8 होते थे, एक हमारा चीफ जस्टिस होता था और 7 हमारे जजेस होते थे। According to a decision taken by cabinet in February 2008, the government would increase the strength of judges in Supreme Court. Under this decision, apart from Chief Justice of India, Supreme Court would then have. ये क्वेश्चन अभी काम का नहीं है क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर है। बस हमें यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि कैबिनेट एक तरह से डिसीजन लेता है कि और फिर पार्लियामेंट के अंदर वो चीज प्रपोज होती है कि हम नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा रहे हैं। तो बस यहाँ से, बस इस क्वेश्चन से मैं यही बताना चाह रही थी कि यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया कि क्वेश्चन से भी हम सीख ले कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कल को यही स्टेटमेंट उठ के ऑप्शंस के थ्रू बन के आ जाए पेपर में तो हमें पता हो कि कौन जजेस के नंबर को इंक्रीज करता है। अगर कोई इंसान जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना चाहता है तो उसको हाई कोर्ट में उसको कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए, वो कितने साल तक एडवोकेट की तरह काम करके आया हो हाई कोर्ट में, तो 10 साल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का 3 होती हैं, 1 2 3 क्वालिफिकेशंस हैं। एक तो वो 5 साल जज हो किसी भी हाई कोर्ट में, 10 साल एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट में, और तीसरा ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट किसी पर्सन को डिक्लेयर कर दे कि ही इज अ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट एंड ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट, तो उसको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है बाय द कोलिजियम, बाय द मतलब प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 124, तो इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, देन एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स एंड इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और रिमूव कौन करता है? रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करता है। नोटिस मतलब जो रिमूवल का पूरा प्रोसेस है वैसे वो पार्लियामेंट के हाथ में है, लेकिन वैसे रेजिग्नेशन भी पूरा प्रेसिडेंट ही करता है। तो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस, अगर उसको किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अपने ऑफिस से रिजाइन करना, वो किसको लेटर लिखेगा? वो प्रेसिडेंट को लिखेगा। और अगर ये एक क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना हो तो वो किसको रेजिग्नेशन लेटर देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। अगर स्पीकर को रिजाइन करना हो तो वो किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को देगा।
रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस किया जाता है? प्रेसिडेंट को। और इसमें और तो कुछ है नहीं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव? रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट पे पूरा पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है, फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये चीफ जस्टिस नहीं कर सकता, ना ही प्रेसिडेंट कर सकता, ना ही किसी भी सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे ये किया जाता है। ये सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अब आप खुद सोचो, कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज को पूरी इंडिपेंडेंस है, तो अगर उसने कुछ बोल दिया, कुछ किसी के भी अगेंस्ट बोल दिया, फिर तो चीफ जस्टिस, अगर इंडिपेंडेंस ना होती तो चीफ जस्टिस अपने आप ही रिमूव कर सकता था ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक प्रोविजन बना रखा है कि जजेस को इंडिपेंडेंस तभी दी जाएगी जब वो अपने, जहां पे जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मेंबर उस इंसान को रिमूव नहीं कर सकता। इट इज ऑल अबाउट कि पार्लियामेंट में भी बहुत टफ प्रोसेस है। आज तक कोई जज इतना इम्पीच हुआ नहीं है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। बहुत टफ प्रोसेस है, आपको स्पेशल मेजोरिटी से पूरा का पूरा रेजोल्यूशन पास करवाना होता है, फिर जाके प्रेसिडेंट के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस, और ये इतना जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसी की वजह से इंडिपेंडेंस मेंटेन है जुडिशरी की। अब इसमें देख लेते हैं कि 2 ही ग्राउंड्स दे रखे हैं रिमूवल के, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक इनकेपेसिटी। ठीक है, इन 2 ग्राउंड्स पे किया जाता है, और ये ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिस्टम होता है इसमें। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट। ये गलत है। स्पीकर जब भी, मान लो किसी जज को हमें इम्पीच करना है, उसके अगेंस्ट जो मोशन होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि या तो जो स्पीकर होता है या जो चेयरमैन होता है, उसके पास वो मोशन लाया जाता है। अब वो स्पीकर और चेयरमैन का एक अपना डिस्क्रिशन होता है कि वो एडमिट भी कर सकता है या फिर वो रिफ्यूज भी कर सकता है, कि वो मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। इस क्वेश्चन में ये चीज बोल रहा है कि स्पीकर जो है उस मोशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो ये सरासर गलत है। और यहाँ से हमें एक और चीज भी पता चल गई कि जो जजेस का रिमूवल का प्रोसेस है वो इस एक्ट के अंदर लिखा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखना है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम हर एक ऑप्शन से चीजें सीखते चले जाएं। Constitution of India defines and give detail of what in constitute incapacity and proved misbehavior। अभी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज ऐसे डिफाइन या फिर उसका कोई इतना डिटेल वर्जन कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पे एक और देखो ऑप्शन आ गया, डिटेल ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन दिस जजेस इंक्वायरी एक्ट, ऑब्वियसली। और ऊपर भी लिखा है देखो, तो यहाँ से वैलिडेट भी हो रही है स्टेटमेंट। इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टोटल मेंबरशिप बाय नॉट लेस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये भी ठीक है। तो आंसर 3 और 4 आएगा, 1 तो वैसे ही कट जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 चीजें पता चली, एक तो जजेस इंक्वायरी एक्ट से पास होता है, और डिटेल हमने सारा पढ़ ही लिया। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में भी 2 ग्राउंड होते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स होता है और हाई कोर्ट का 62 ईयर्स होता है। तो 65 ईयर्स का ऑप्शन, रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। सैलरी जो होती है जज की, वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। कोई पे को कमीशन, लॉ कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, पार्लियामेंट के थ्रू होता है। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, सेकंड शेड्यूल के अंदर भी मेंशन है इनकी सैलरी। तो ये याद रखना, जो सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सैलरी से रिलेटेड है। और थर्ड शेड्यूल, शायद मैंने लास्ट वीडियो में उल्टा ना बोल दिया हो, थर्ड शेड्यूल ओथ से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, और अगर बाई चांस मैंने गलत बोला हो तो प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी, गलती से हो गया होगा। What is the provision to safeguard the autonomy of Supreme Court of India? While appointing the judge of the Supreme Court, the President of India has to consult with the Chief Justice of India. The judges of Supreme Court can be removed by Chief Justice of India only. अभी बताया था कि रिमूवल उनके थ्रू नहीं होता, सेकंड कट गया। Salary of judges are charged on Consolidated Fund of India, to which legislature does not have to vote. All appointment of officer and staff of Supreme Court are made by government only after consulting the Chief Justice of India. ये ठीक है। और
सैलरी थर्ड फोर्थ भी ठीक है। ये वाला रुको, स्टाफ वगैरह का तो शायद चीफ जस्टिस ही होता है, गवर्नमेंट का तो मेरे ख्याल रोल नहीं है। ये वाला तो ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लिया जाता है, ये भी ठीक लग रहा है। 1 और 3 आएगा इसका आंसर, ये गलत हो जाएगा। खाली गवर्नमेंट नहीं करता, चीफ जस्टिस ही करता है वो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी वहाँ के ऑफिसर हो गए, कोई भी स्टाफ वगैरह कोई अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। Parliament cannot enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. ये गलत है। अभी हमने पढ़ा कि jurisdiction, number of judges increase करना, ये सब पार्लियामेंट का काम है। Officer and servants of Supreme Court are appointed by the Chief Justice and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India. ये बिल्कुल ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो इनके जो एक्सपेंडिचर हैं हाई कोर्ट के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाते, यहाँ हाई कोर्ट्स बोला है। सुप्रीम कोर्ट के तो मतलब ठीक है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के स्टेट से जाते हैं, तो ये डी आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो यहाँ ना थोड़ा सा इन स्टेटमेंट्स में, जो बड़ी स्टेटमेंट्स होती है, इनमें थोड़ा ध्यान रखना है। आर्टिकल 138 में दे रखा है कि पार्लियामेंट जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज कर सकता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस, तो वो कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बस वो जो जज होता है वो चीफ जस्टिस बन सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकते ये लोग। अब और आर्टिकल 220 में मान लो कोई जज है हाई कोर्ट का, वो किसी और कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी और अदर हाई कोर्ट में काम कर सकता है, अगर उसकी एज लिमिट अभी भी परमिसिबल है तो। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के थ्रू। ये देखो, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करता है। Judges of Supreme Court of India are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. Supreme Court के कंसल्टेशन के थ्रू प्रेसिडेंट जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है। कोलिजियम सिस्टम कब अडॉप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने? 1993 में अडॉप्ट किया गया था। इसको 3 जज केस भी बोलते हैं और इसको SP गुप्ता केस भी बोला जाता है। Supreme Court Collegium comprises CGI and a few senior judges for recommending appointee to the Supreme Court. The number of such senior judges who are part of this body, तो हमें पता है कि 4 हो गए थे। जो थर्ड जज केस था उसमें 4 मेंबर्स हो गए थे, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम यहाँ पे देखो मेंशन भी है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज अ 5-member बॉडी विच इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड comprises 4 other senior most judges of court of that time. Parliament by law has evolved the collegium system. पार्लियामेंट ने लॉ के थ्रू कोलिजियम सिस्टम को इवॉल्व करा है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। जस्टिस कोलिजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1993 तो ठीक है, बाय जस्टिस PN भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस। ये गलत हो जाएगा क्योंकि PN भगवती नहीं थे, SP गुप्ता केस था, मतलब SP गुप्ता के थ्रू, जस्टिस SP गुप्ता के थ्रू ये इवॉल्व हुआ था। तो जैसे ही फोर्थ कट जाएगा और हमारा फर्स्ट ठीक था, फोर्थ कटा, फर्स्ट हमारा ठीक है, उसके बाद थर्ड भी हमारा ठीक है, तो 1 और 3 आ जाएगा। 2 गलत हो जाएगा। 2 इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट ने वो इवॉल्व नहीं करा कोलिजियम सिस्टम को, ये जुडिशरी का सिस्टम है, इसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं है, इसमें जुडिशरी का रोल है। Which of the following has recommended that appointment of judge to higher court should be through the participation of executive, legislative and चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये सारा का सारा जितना भी चीज़ें थी ना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये ARC रिपोर्ट में दी गई थी, सेकेंड ARC, जिसे मोएली कमेटी भी बोलते हैं, कि सेकेंड ARC रिफॉर्म कमीशन में ये चीज़ बोली गई थी कि जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए हायर कोर्ट में, वो कैसे होना चाहिए कि पार्टिसिपेशन थ्रू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि एग्जीक्यूटिव का भी पार्टिसिपेशन हो, लेजिस्लेचर भी बैठे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे, इन सब बैठ के फिर जाके अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोलिजियम सिस्टम अपने आप ही अपॉइंट कर दे, ये चीज़ सेकेंड ARC ने बोली है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज और जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे
मतलब एडहॉक जज लगाए जाते हैं, एडिशनल नहीं लगाए जाते। फर्स्ट आ जाएगा एडिशनल जजेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट में होते हैं। एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। कब एडहॉक लगाए जाते हैं? जब मतलब कोई कोरम ना हो ना जजेस का, तब एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। और एडहॉक जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। Article 127, at any time if there should not be a quorum of judges of Supreme Court available to hold or continue any session, the Chief Justice of India with the previous consent of प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके, आई एम सॉरी, एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है? CGI करता है विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? उसको प्रेसिडेंट करता है। रिक्वेस्ट इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग कोर्ट, तो वो एडहॉक जज को अपॉइंट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता है। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने देखा अभी एडहॉक जज अगर कोरम मीट ना हो रहा हो तब। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट के पास अपनी खुद की रिव्यू करने की पावर नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर होती है। ये गलत आ जाएगा, इसमें शायद आंसर गलत है बट इसका आंसर ए आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनिमम जो बेंच होना चाहिए वो 5 मेंबर्स का बेंच होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस सुन सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 5 आ जाएगा। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो अब मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कौन सी पावर यूज करेगा? तो उस केस में वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज करेगा। ओरिजिनल का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव, कि मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे यही केस सुनेगा, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। एडवाइसरी ये प्रेसिडेंट के केस में होता है कि वो मतलब प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। एपीलिएट का मतलब कि आप अपील करके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी चीजें होती हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? डिस्प्यूट वाला ओरिजिनल में आता है, फर्स्ट तो ठीक है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये कल ही हमने देखा था कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं ना पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के, वो हाई कोर्ट पे जाते हैं, मतलब हाई कोर्ट की उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, तो 2 और मोर स्टेट्स और वो वाला आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा इसका आंसर। 3 और 2 नहीं आएगा। 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी ऑब्वियसली सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड होती है तो वहां उनका डिस्प्यूट नहीं। फेडरल डिस्प्यूट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट अपना पावर एक्सरसाइज करती है। Which of the following is not true regarding the power of Supreme Court? It has the exclusive power to issue writs to protect the fundamental rights of the people. यही गलत हो गया क्योंकि इसके पास एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ इसी के पास पावर है, नहीं। आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट इशू करने की। और भी ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हम उससे रिवर्स लर्निंग कर सके। ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट, अभी ऊपर ये वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है उस केस में। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी पढ़ा है। एंड पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अपनी खुद की पावर है अपने जजमेंट अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की। Which of the following is not correct? Constituted in 1950, डेट 28 जनवरी 1950 को बना था, ये तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ये भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, ठीक है। ये वैसे सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल, ये भी ठीक है। ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, वो हर एक कोर्ट से हर जगह से वो केसेस को हियर आउट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी उसके डिसीजन होते हैं वो एविडेंशियरी वैल्यू होते हैं और उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी और कोर्ट में, ठीक है। जो भी उनके डिसीजन होता है उनका एक एविडेंशियरी वैल्यू होती है। एविडेंशियरी मतलब कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी वो चीज हर एक पे बाइंडिंग होती है, और जो उनके जजमेंट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है बाय द लोअर कोर्ट्स टू टेक डिसीजन, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। ये चीज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये भी होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपना जितना भी
जजमेंट्स वगैरह होता है ना, उनको भी एक तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब इनकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यूज की जाती है लोअर कोर्ट्स के द्वारा। और दूसरी बात, इन कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब दूसरा मतलब ये होता है कि इन कोर्ट के पास अपनी पावर होती है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, मतलब कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोला, जिसे हम बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट के केस में सेडिशन होता है, वैसी कोर्ट्स के केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ऐसे समझने के लिए। तो फिर पनिश करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया आर नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। देखो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमें पता है 143 में, स्पेशली 136 में। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का जो आर्टिकल है वो करेक्टली मैच नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ना 129 में है, तो 129 आर्टिकल याद रखना। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को पास किया गया। चलो भाई ये तो पता नहीं अभी, तो आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। तभी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला उसे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही यही है कि ये अपने आप को मतलब अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों पनिश कर सकते हैं। और ये हमने आर्टिकल 129 और दूसरा आर्टिकल कौन सा था 215 में देखा था। तो 129 एंड 215 आर्टिकल ये चीज बताता है, तो ये तो जस्टिफाई हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। भाई नहीं, डिफाइन तो है ही नहीं कंटेम्प्ट, सिंपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखा हुआ है। अगर ये बोला जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है वर्ड कंटेम्प्ट, तो मेंशन है लेकिन डिफाइन नहीं है, तो थर्ड गलत मारो। थर्ड जैसे ही गलत करा, सेकंड हमारा ठीक है। इसका मतलब पहला भी ठीक हो गया कि वो जो एच एन सान्याल कमेटी बनी थी उसके परसुएंट में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में पास किया था। तो याद रखना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में पास हुआ। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद पावर टू मेक लॉज ऑन। भाई ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भी जुरिस्डिक्शन होगी, मतलब उनका जुरिस्डिक्शन इंक्रीज करना, पावर वगैरह देना उन्हें, वो सब पार्लियामेंट के हाथ में होता है। तो इसका आंसर 1 to 4 आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर। वो कहीं और भी क्या कैसे मिल सकता है, मतलब ये वो सीट वाला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो न्यू दिल्ली में होती है, तो कहीं और भी मीटिंग हो सकती है, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आर्टिकल 130 में है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन से जजमेंट में आया था? केशवानंद भारती केस, वन ऑफ द मतलब गोल्डन जजमेंट है जो हर बार पूछा जाता है। मेनका गांधी आर्टिकल 21 से रिलेटेड हमने पढ़ा था, राइट टू लाइफ से। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ये बोलता है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दो। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती। Which of the following article of Constitution of India have been declared by Supreme Court as the inviolable basic structure of the Constitution? 32 तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता ही है, और उसके अलावा 226 भी आता है, क्योंकि ये दोनों हमारा रिट सिस्टम है और रिट सिस्टम हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो 1 और 2 तो पक्का आएंगे। 245 का ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो हमने पढ़ा था ना लिस्ट वगैरह का, तो 4 काटो, 1 2 3 आंसर आ जाएगा। 227 देख लेते हैं। 227 बोलता है कि हाई कोर्ट का सुप्रीटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, जो भी उसकी टेरिटरीज में लाया करता है, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इस ऐसे क्वेश्चन में ना जैसे हमें कुछ पता ना हो, 32 पता है भाई, इन दोनों का पता होता है कि ये रिट जुरिस्डिक्शन में आता है। 245 का वैसे सोच के देखो भाई, 245 शायद डिवीजन ऑफ पावर था, डिवीजन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। जुडिशरी टाइम टू टाइम अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू हमें बताती रहती है कि ये वाली चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी। सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कौन सा बैठा था? देखो सबसे बड़ा बेंच जो था वो केशवानंद भारती में बैठा था, 13 मेंबर्स का था शायद। उसके बाद गोलकनाथ का बैठा था, गोलकनाथ जजमेंट, तो ए आ जाएगा। लार्जेस्ट बेंच केशवानंद भारती, और गोलकनाथ में 11 जजेस बैठे थे, 11 जजेस। फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर ही लाइक्स द बेस्ट, तो ये गोलकनाथ केस में है। ये मतलब पता नहीं है, लेकिन इसको याद कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो मैन को इनेबल करते हैं कि अपनी लाइफ को वो चॉक आउट कर सकते हैं जिस मैनर में भी वो चाहें, तो ये गोलकनाथ केस ने बोला था। इनकरेक्ट पेयर ऑफ रूलिंग बताना है, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं अगर नहीं भी पता होगा।
बीपी मंडल केस क्रीमी लेयर के ऊपर था, मुझे इंदिरा साहनी तो नहीं लग रहा अभी फिलहाल के लिए। विशाखा गाइडलाइंस सबको पता है, पॉश एक्ट, विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। मेनका गांधी बिल्कुल ठीक है, 419 और 21 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती। बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो ए और डी में से ही लग रहा है, तो देख लेते हैं। बेला बनर्जी केस जो था वो वेस्ट बंगाल का लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था, यही गलत है क्योंकि जो ये राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है ये मेनका गांधी केस के अंदर ही आता है। कल ही पढ़ा था शायद हमने राइट टू ट्रैवल अब्रॉड का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओनली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्या खाली उसके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है? नहीं, उसके पास रिट जुरिसडिक्शन है, एडवाइसरी है, ओरिजिनल है, एपिलिएट है। इट हैज ओनली ओरिजिनल, एपिलिएट नहीं नहीं नहीं, डी आ जाएगा इसका। ओरिजिनल, एज एपिलिएट और एडवाइसरी तीनों जुरिसडिक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो कोलिजियम है, एपिलिएट है, ओरिजिनल है, मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया डील्स विद एपिलिएट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो एपिलिएट जुरिसडिक्शन का आर्टिकल पूछ रखा है, एक बार देख लेते हैं। ये आर्टिकल 132 है, जब उसको रीड किया जाता है 134A से। तो अगर 132, 134A पेपर में आए तो हमारा ध्यान थोड़ा सा हम लगा सकते हैं कि भाई ये एपिलिएट जुरिसडिक्शन की बात कर रहा है। ऑल द केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रोट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एपिलिएट जुरिसडिक्शन। कहीं पे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो वो एपिलिएट में आएगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अपील कर रहे हैं। एडवाइसरी में मोस्टली प्रेसिडेंट का आता है, और जब डिस्प्यूट की बात आती है तो ओरिजिनल में आता है। इसलिए ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट करना चाहें तो बचा भी एपिलिएट ही। और एपिलिएट कौन से उसमें आता है? आर्टिकल 132। क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूरेटिव पिटीशन का, वो 142 आर्टिकल में आता है। और इसको जो कंसेप्ट था ना क्यूरेटिव पिटीशन का, ये इवॉल्व हुआ था अशोक हुर्रा केस के अंदर, रूपा अशोक हुर्रा केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है, वो आर्टिकल 137 में। 142 क्यूरेटिव पिटीशन। 143 किससे रिलेटेड है? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन टू प्रेसिडेंट। और आर्टिकल कौन कौन से थे? 124 था, 129 था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये थोड़ा याद कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिव्यू सच कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, यही आएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। Which one of the following is correct about Supreme Court regarding it can change the judgment, it cannot change only the Chief Justice? नहीं, मिनिस्टर नहीं, चेंज कर सकता है, इसी को ही वो बोलते हैं कि अपने बार बार अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। ये आर्टिकल 142 का पूछा ना, तो इसमें 142 में ना स्टेट आएगा, ना पार्लियामेंट आएगा, ना इलेक्शन कमीशन आएगा। इसमें आंसर बी आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कंस्ट्रेन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें उस पर कोई लॉ के थ्रू आप उसे प्रोहिबिट नहीं कर सकते। क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142 की। अंडर आर्टिकल 142 में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ भी बनाएगा तो भी ये जो इस आर्टिकल के अंदर जिस चीज को पावर दी गई है उसको हम लिमिट नहीं कर सकते। तो इस चीज के अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर पे एडवाइस दे सकता है, उस पर कोई रोक टोक, कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको मेजर करना। जुडिशियल रिव्यू दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? डिक्लेयर एनी ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर? नहीं करता। प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये ठीक है, जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर करता है प्रोवाइड। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। तो कर सकता है हाई कोर्ट किसी भी सेंट्रल लॉ को, जैसे अभी एमपी केस हुआ है और उन्होंने ईडब्ल्यूएस वाली जो चीज़ है उसको सरफेस पे लेकर आए हैं, वो तो कर सकता है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, डी आंसर आ जाएगा। कोई भी अमेंडमेंट जो है उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और ये मिनर्वा मिल केस में बोला गया है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन कौन करता है?
कौन कौन रिव्यू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ये याद रखना, जुडिशियल रिव्यू कौन कौन कर सकता है? दोनों। अब ये सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ है? इंडिया, यूएसए दोनों में। इंडिया में थोड़ा वीक है, यूएसए में बहुत प्रोमिनेंट होता है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। ये ठीक है, लेकिन रीजन इसका नहीं है। जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, ये जुडिशियल प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के बेसिस पे है। लेकिन इसमें ना इन्होंने मोर देन अबव दे रखा है, तो हम इसमें सारा मार सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ड्यूअल प्रोसेस भी, जैसे मेनका गांधी में कर लिया था अडॉप्ट, प्रोसीजर भी है, कन्वेंशन भी है, तो ये आंसर आ जाएगा। जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड अपॉन, इसमें भी मतलब वैसे देखो मैंने बताया ना कि वैसे तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन अबव होगा तो वो चीज़ भी हम मार देंगे इसमें। व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि यूपीएससी में आया था। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ था, तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो लॉ के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो फॉलो करेगी जब भी वो कोई जजमेंट वगैरह पास करेगी। लेकिन यूएसए के अंदर ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई अगर आप कोई जजमेंट दे रहा है, कोई भी कोर्ट किसी भी केस में जजमेंट दे रहा है, तो वो उसका हर चीज देखेगा, खाली प्रोसीजर्स पे नहीं जाएगा, उसकी स्पिरिट पे भी जाएगा। इसलिए इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आएगा कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी इसके अंदर इम्बाइब होता है। इसका जो एसेंस है वो यही है कि नेचुरल जस्टिस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जस्टिस दो। ये मतलब था इसका, इस क्वेश्चन का। Constitution Amendment Act may be declared unconstitutional by Supreme Court of India if it, ये आ जाएगा, क्योंकि अगर वो फंडामेंटल राइट को कहीं से भी वायलेट कर रहा होगा पार्ट 3 को, तो ऑब्वियसली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्टर है ह्यूमन राइट्स का, फाइनल इंटरप्रेटर भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें ई आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देख लिया करना। हु हैज द लास्ट अथॉरिटी? लास्ट अथॉरिटी किसके पास है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की? सुप्रीम कोर्ट के पास है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। हु इज नोन एज कस्टोडियन? सुप्रीम कोर्ट। कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट। गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट भी कर सकता है जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है, तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? ये फंडामेंटल राइट्स वाला, क्योंकि रिट जुरिसडिक्शन इसको 32 में मिली हुई है, इसको 226 में मिली हुई है। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइसरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? ये सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। बाय होम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इनलार्ज? अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन अगर इनलार्ज करनी हो तो पार्लियामेंट करता है, लेकिन एक लॉ को पास करके, रेजोल्यूशन से नहीं, सिर्फ लॉ के थ्रू। और अगर नंबर ऑफ जजेस भी बढ़ाने हो तो भी लॉ के थ्रू। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना हो तो भी पार्लियामेंट बनाएगा। पावर टू इनलार्ज द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर इसका भी पार्लियामेंट आएगा। जुरिसडिक्शन वगैरह सब पार्लियामेंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। इसका ये कर लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अगर वो रेफर करेगा कुछ भी तो वो आर्टिकल 143 के अंदर मेंशन करेगा, क्योंकि वो उस केस में ओपिनियन ले रहा है ना सुप्रीम कोर्ट से, तो ये 143 ही आएगा। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, इट इज बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग नहीं होता, और क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए और फैक्ट दो के लिए होता है। लॉ के केस में आप बाइंड होता है सुप्रीम कोर्ट, फैक्ट के केस में नहीं होता। द ओपिनियन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर advisory jurisdiction is not binding on the government. The full bench of Supreme Court hears any reference made to it under its power of advisory jurisdiction. Not more than one reference can be made under its power of मतलब ये jurisdiction. तो इसका आंसर ये तो ठीक होगा, फुल बेंच हियर करता होगा, और थर्ड वाला भी ठीक होगा। इसका 2 और 3 आएगा, क्योंकि मोर देन वन रेफरेंस दे सकते होंगे। फर्स्ट केस कौन सा होता है? मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ,
मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ के केस में सुप्रीम कोर्ट नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस, लेकिन जहां पे बात कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का आ जाता है, मतलब सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स एडवाइस, राइट। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लाई दैट, ये प्रेसिडेंट को देता है एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ओनली इफ ही सीक्स एडवाइस, अगर वो एडवाइस सीख करेगा तभी देगा ना वो। टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ओनली इफ ही सीक्स एडवाइस। देखो ये कैसे रिपीट हुआ 2001 का क्वेश्चन 2010 के ऑप्शन में। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव तो नहीं है, खुद की इनिशिएटिव पे तो नहीं होता। 2 और 3 में से देखना, ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, नहीं भाई, मैटर तो लॉ का है, फैक्ट का है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है, तो इसका आंसर बी ओनली आएगा, मतलब 2 ओनली आएगा। प्रेसिडेंट रेफरेंस किस केस में कौन से आर्टिकल के थ्रू बनाता है? आर्टिकल 143। 142 क्या था? क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन हमने पढ़ा था कौन से केस में इवॉल्व हुआ? रूपा हुरा केस। आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये वाली ओथ कौन लेता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो ओथ लेता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेता है, ये याद रखना। थोड़ा सा ओथ वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अभी रिसेंटली कुछ सीडीएस वगैरह के पेपर में आया था लास्ट ईयर। हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस को कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है। शंकरी प्रसाद केस किससे रिलेटेड है? ए.के. गोपालन, रुमेश थापर, चंपकम दोराईरंजन। शंकरी प्रसाद केस तो सी का तो 2 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी देखते हैं इसमें आंसर इन्होंने दे नहीं रखा। शंकरी प्रसाद तो ठीक है, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। रोमेश थापर याद कर लो, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच है। ए.के. गोपालन प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, और चंपकम दोराईरंजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से रिलेटेड है। जमींदारी सिस्टम से कौन कौन सा रिलेटेड है? रमेश थापर अभी हमने पढ़ा फ्री स्पीच से रिलेटेड है, तो रमेश थापर तो नहीं आएगा, बट इन्होंने सारे ही दे रखे हैं तो याद कर लो। वेस्ट बंगाल सुबोध गोपाल, मोतीलाल, कमेश्वर सिंह और रमेश थापर, ये सारे इनसे रिलेटेड हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ जजमेंट, ये किससे रिलेटेड था? ये ओबीसी से रिलेटेड था, इंदिरा साहनी जजमेंट। अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर माइग्रेंट्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ सेक्रेट ड्यूटी ऑफ द सेंटर? आर्टिकल 355 है। ये तो कुछ वो लग रहा है, वैसे आर्टिकल 355 होता है कि ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट, वैसा कुछ है, पर ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, छोड़ो, ये भी अभी कुछ काम का नहीं है। जो छत्तीसगढ़ वगैरह के पीसीएस की तैयारी कर रहा हो वो कर सकता है इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये जुडिशियल इनिशिएटिव था, पीएन भगवती केस में इनिशिएट हुआ था। ये आर्टिकल 39A को वो करता है, इंश्राइन करता है। ये ठीक है, BR कृष्णा अय्यर जो थे वो वन ऑफ द प्रोजिनाइटर्स थे PIL के, लेकिन ये चीफ जस्टिस नहीं थे, जज थे वो उस टाइम पे। PIL क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेयर कैन PIL बी फाइल? अब ये PIL जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह फाइल किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परमिट्स पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। पब्लिक माइंडेड पीपल मे सीक जस्टिस फॉर द पर्सन हु इज अनएबल टू रीच द, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है इसमें। कंसेप्ट ऑफ PIL जो है ये भी हमने यूएसए से लिया, जितने भी जुडिशरी वाली चीज़ें वो मोस्टली यूएसए से ही ली है। पब्लिक इंटरेस्ट का कहाँ से लिया? यूएसए से। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी हमारा जो है ये जुडिशियल ये इनोवेशन है, और ये भी हमने यूएसए से लिया है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली चीज़ ही है कि एक्टिविज्म दिखा रहा है। हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म? तो ये हम ना अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं कि जस्टिस AS आनंद क्या बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ठीक है।
और वो जो 3 सेपरेशन ऑफ पावर हो रखी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, उसको हैम्पर ना करे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोरीफाई किया विशाखा गाइडलाइन। केस ऑफ विशाखा जो था ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड था, सबको पता है। ट्रिपल तलाक वाला 2017 में आया था। होमोसेक्सुअलिटी वाला किससे रिलेटेड है? सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है, ये याद रखना, कई लोग 377 आर्टिकल मार देते हैं। सीबीआई को केश पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, किस केस में? मेरे अकॉर्डिंग विनीत नारायण केस होना चाहिए, नहीं, पर इसका कोलगेट स्कैम केस है। कोलगेट स्कैम केस में बोला था ये। विनीत नारायण भी वैसे सीबीआई से रिलेटेड ही केस है, इस वजह से थोड़ा मुझे लगा। अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 348 के अंदर, और ये हमने उस दिन भी पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में था कि जितनी भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है आर्टिकल 348 में। तो हमारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो गया, अब हम हाई कोर्ट कर लेते हैं। ये तो गवर्नर है, हाँ यही है हाई कोर्ट के क्वेश्चन। हाई कोर्ट तो छोटा सा ही है। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ जजेस को कौन डिटरमाइन करता है? इस केस में प्रेसिडेंट करता है, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस डिटरमाइन करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। 216 आर्टिकल है, आर्टिकल 216। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट? सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स अपीलिएट जुरिसडिक्शन। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट, यही गलत है, प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाई कोर्ट में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पीआईएल, ये भी बिल्कुल ठीक है। पीआईएल का जरूर याद रखना, पीआईएल खाली सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में डलती है। और पीआईएल को ना एपिसोलेटरी जुरिसडिक्शन भी बोलते हैं। ये किसी पेपर में आया हुआ था कि पीआईएल कौन सी जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, तो ये एपिसोलेटरी जुरिसडिक्शन होती है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ट्रांसफर अ जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। ये आर्टिकल याद कर लो, 222, ऐसे याद कर लो, 3 बार 2 मतलब ट्रांसफर हो रहा है जज का। और ये भी देख लिया कि हाई कोर्ट के जज को भी कौन ट्रांसफर करता है? प्रेसिडेंट करता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे, मान लो इस हाई कोर्ट 1 से हाई कोर्ट 2 में ट्रांसफर करते हैं जज को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑब्वियसली चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेके। एक्टिंग जज को कौन अपॉइंट करेगा? एक्टिंग जज कहाँ पे अपॉइंट होते हैं? हाई कोर्ट में होते हैं। एक्टिंग जज कब होते हैं? जब कोई जज जो है वो ना आ रहा हो, या बहुत ज़्यादा एकदम से टेम्परेरी बहुत ज़रूरत पड़ गई हो नंबर ऑफ जजेस की, उस केस में। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 224, बिकॉज इफ देर इज टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट, तो फिर एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। और वो ये भी 62 ईयर्स तक ही होल्ड करते हैं। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, सैलरी और अलाउंस तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाते हैं, लेकिन जो पेंशन है वो हमने परसों ही पढ़ा था, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। पेंशन कहाँ से जाती है? इंडिया से जाती है, CFI से। रिटायरमेंट एज अभी पढ़ी 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स। 25 हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन, बिल्कुल ठीक है। इसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। 2 और 3 तो बिल्कुल ठीक है, 1 भी ठीक है। 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो मतलब अब तो 25 हो गए हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तीसरा भी गलत हो जाएगा। जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62, बिल्कुल ठीक है। 3 ऑफ देम हैव जुरिसडिक्शन, ये भी गलत है। द नंबर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन इंडिया इज, अभी तो 25 हो गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ ओवर अंडमान निकोबार। ये हमारा इंडिया का मैप है ना, ठीक है, यहाँ है ना अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार की कौन सी जगह पे होता है? ये कैलकाटा में होता है। पुडुचेरी का मद्रास में होगा, लक्षद्वीप का केरला में होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे वगैरह, गोवा वगैरह, ये सब इकट्ठे होंगे, तो ऐसे याद करना। इसका कैलकाटा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। अंडमान निकोबार में हमेशा कंफ्यूज होता है, तो मैं हमेशा मैप बना के देखती हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ इट्स जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूटी। दिल्ली का दिल्ली में है, गुजरात का गुजरात का ही है, अहमदाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद का इलाहाबाद में, बॉम्बे आंसर आ जाएगा। अभी एस सच 3 हैं, देख लेते हैं। गुवाहाटी वाले में अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम आ जाता है। बॉम्बे में महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब हरियाणा में पंजाब और हरियाणा। वैसे तो कैलकाटा वगैरह भी आ जाएगा, उनका खुद का कलकत्ता का हाई कोर्ट भी है और साथ में वो भी आ जाता है। अंडमान निकोबर वगैरह, केरला भी आ जाएगा, काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। इसमें सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल का अपना है, उड़ीसा का अपना है, मणिपुर में भी बन गया, शायद सिक्किम में होगा इसका, पता नहीं इसका आंसर। वैसे भी इन विच ऑफ दीज स्टेट हाई कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश। हाई कोर्ट किस किस में इस्टेब्लिश हो रखा है, तो मेघालय और त्रिपुरा में हो रखा है। मिजोरम और अरुणाचल में अभी भी नहीं है। मेघालय त्रिपुरा में हो गया, मेघालय में हो गया, त्रिपुरा में हो गया, मणिपुर में भी हो गया, MMT में हो गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई कोर्ट में मतलब नंबर ऑफ बेंचेस सबसे ज़्यादा है। और कहते हैं गुवाहाटी कोर्ट में भी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसलिए है क्योंकि जितने भी ये जो ईस्टर्न वाली स्टेट्स हैं वो सब इसी में ही आ जाती है ना। विच इज़ नॉट द मेन जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। एडवाइजरी नहीं होती, बाकी सारी होती हैं। एडवाइजरी तो सुप्रीम कोर्ट की होती है जो वो प्रेसिडेंट को देता है आर्टिकल 143 के अंदर। व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ही इज सब्जेक्ट टू रिट जुरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता, ना ही वो CGI के किसी कंट्रोल में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जब भी वो एक्ट करेंगे तो वो रिट जुरिसडिक्शन में आ जाएंगे ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। रिट ऑफ सर्टिऑररी, सर्टिऑररी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। ये तो गलत हो गया, तो हैबियस कॉर्पस है। ये ट्रांसफर द रिकॉर्ड यही होगा। ये प्रोहिबिशन होता है कि रुक जाओ। टू ये मैंडमस होता है, नहीं मैंडमस नहीं, क्यू वारंटो होता है कि तुम किस उससे मतलब किस अथॉरिटी से तुम ये ऑफिस को होल्ड कर रही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की फंक्शनिंग को कौन एग्जामिन करता है, सर्टिऑररी करता है। मैंडमस नहीं करेगा, क्यू वारंटो नहीं, हेबियस कॉर्पस नहीं। अगर कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है तो कौन सी इशू की जाती है, तो प्रोहिबिशन की जाती है या फिर सर्टिऑररी भी की जाती है जनरली एग्जामिन करने के लिए। willful disobedience or non-compliance of court orders and use of derogatory language about judicial come amount to contempt of court. Judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive power to punish the contemptuous behavior. बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बी आएगा, लेकिन क्योंकि रीजन नहीं है। Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. ये ठीक है। इन दोनों में से पहला तो ठीक लग रहा है, दूसरा ही गलत होगा। 1 and 3 आएगा। मैंडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट नहीं जाता, पब्लिक ड्यूटी पे जो काम करता है ना उन पे एक्ट होता है मैंडमस। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स, सारे सब पे रिट्स इशू कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, स्टैट्यूटरी हो या फंडामेंटल हो। हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली द फंडामेंटल राइट्स। ये ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उनके पास ये सारी जुरिसडिक्शन है, सारे राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी करता है, स्टैट्यूटरी राइट को भी करता है, फंडामेंटल राइट को भी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को करता है। एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन बचे हैं इसके? 40 हैं, होने ही वाले हैं। तो द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये तो आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैनॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। ये गलत है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एक सेकेंड बस,
अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? जज जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को देगा। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट को। जो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का या कोई भी जज है वो सब प्रेसिडेंट को देगा। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी सेम। अगेंस्ट विच जज द राज्यसभा पास द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, ये छोड़ो, ये काम का नहीं है, उस टाइम का करंट अफेयर है ये। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्यूट ऑफ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये भी छोड़ो। ट्रिपल तलाक कौन से हाई कोर्ट ने बोला था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था ट्रिपल तलाक का। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ये काम का नहीं है। नेम द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन who advocated that 1/3 of the judge in each high court should be from another state, ये देख लो, ये हम अपने मेंस में कोट कर सकते हैं कि HR खन्ना, जस्टिस HR खन्ना थे जो कि चेयरमैन बने थे लॉ कमीशन के, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 1/3 जो जज होने चाहिए एक हाई कोर्ट में वो दूसरी स्टेट के होने चाहिए, ताकि मतलब डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन भी रहे और ज़्यादा फेवरेटिज्म भी ना रहे अपने स्टेट में। वैसा जो टर्म डिस्ट्रिक्ट जज है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 233 में मेंशन है। उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन सी चीज़ें आती है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड, देखो चीफ मैजिस्ट्रेट होता है, सेशन जज भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल जज नहीं होता, ट्रिब्यूनल जज नहीं आता। अगर आपसे पूछा जाए सेशन जज, चीफ रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, ये तो सब मतलब नाम से पता ही है, लेकिन ट्रिब्यूनल तो अलग ही चीज़ है ना। तो और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट जज आर्टिकल 233 में था, और ट्रिब्यूनल वर्ड तो ऐड ही 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, तो वैसे भी नहीं आ सकता। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं, ए आएगा इसका आंसर। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं और पेटेंट अटॉर्नी होते हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको एडवोकेट नहीं माना जाता, ये गलत है। हर एक को एडवोकेट माना जा सकता है। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड लॉ कॉलेज, ये भी ठीक है, बार काउंसिल से ही डिग्री आती है जो भी लॉ स्टूडेंट होते हैं उनकी। और ये चीज़ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में एडवोकेट को डिफाइन कर रखा है। इन इंडिया prisons are managed by the state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration, बिल्कुल ठीक है। इन इंडिया prisons are governed by Prison Act 1894 which expressly kept the subject of prison in the control of provincial government, ये भी ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए ही आएगा, क्योंकि बिकॉज लगा के देखो तो यही बनता। ऑल्दो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, बट इसका आंसर ए ही था। जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होगा? मीन्स एन एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल, ये गलत हो जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में हम जेल में डालते हैं, और जब पुलिस कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी में उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है गुनहगार को। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कि जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है वो तब तक इंटेरोगेट नहीं कर सकता जब तक उसे कोर्ट का अप्रूवल ना मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर बी आएगा। विद रेफरेंस टू लोक अदालत हैव द जुरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर एट प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, तो करेक्ट बताना है, ये गलत हो जाएगा। प्री लिटिगेशन स्टेज पे तो करता ही करता है, लेकिन अगर कोई भी कोर्ट में ऑलरेडी कोई मैटर पेंडिंग है, उस केस में भी लोक अदालत जो है उन डिस्प्यूट्स को, उन केसेस को कंसीडर कर सकता है, उन पर उनकी जुरिसडिक्शन है। लोक अदालत के पास सिविल के साथ साथ क्रिमिनल नेचर के भी केसेस को वो डील कर सकता है, तो ये नॉट नहीं आएगा। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, हमें पता है लोक अदालत में बहुत बार सोशल वेलफेयर ऑफिसर और अलग मतलब जुडिशरी अदर एक्स्ट्रा जुडिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको भी अपॉइंट किया जाता है लोक अदालत में, तो ये आ जाएगा नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय एक्ट। ग्राम न्यायालय एक्ट कब बना था? 2008 में बना था। एज पर दैट ग्राम न्यायालय कैन ओनली हियर सिविल केसेस, नो क्रिमिनल केसेस। ये पैटर्न है, नो कि सिविल को करता है, क्रिमिनल को नहीं करता, और दोनों को करता है। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर। भाई ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, जितने भी लोकल लेवल पे जो जुडिशरीज बनती हैं, या जैसे स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनते अभी,
कि चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग कोर्ट्स बनेंगे, विमेन की उसके लिए अलग कोर्ट्स बनेंगे, उनमें भी सोशल एक्टिविस्ट, विमेन ऑफिसर्स, वेलफेयर ऑफिसर, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। मोबाइल कोर्ट जो होते हैं इंडिया में, वो किसका ब्रेन चाइल्ड है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये चीज़ बोली थी, कंसेप्ट दिया था कि भाई हमें नीड है मोबाइल कोर्ट्स की, ताकि जल्दी से जल्दी केसेस का डिस्पोजल हो सके। और स्पेशली रिमोट एरिया में, जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं, जो इतना ट्रैवल नहीं कर पाते कोर्ट्स में जाने के लिए, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही खाली दिल्ली में, और जो हमारे हाई कोर्ट है वो भी मोस्टली कैपिटल स्टेट्स में ही पाए जाते हैं। तो इसी चक्कर में कि भाई इवन बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं आ पाते, तो उनके लिए मोबाइल कोर्ट का कंसेप्ट जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अनाउंस किया था। तो यहाँ हमारी जुडिशरी कंप्लीट हो गई है। जुडिशरी में जितने भी कंसेप्ट थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड भी इवन, कि जो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट और हमारा ये ग्राम न्यायालय वगैरह, ये सब कंप्लीट हो गया। तो अगर हम अपने इंडेक्स पे जाएं तो देखते हैं हमारा कितना बचा है। तो आज हमारा पूरा यूनियन गवर्नमेंट, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सारे कवर हो गए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आर्टिकल्स कवर हो गए, स्केड्यूल कवर हो गए, प्रियम्बल कवर हो गया, ये सब कवर हो गया, सिटीजनशिप भी कवर हो गया, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैग, अटॉर्नी जनरल, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लास्ट क्लास में एक अलग से क्लास बना लेंगे, वो उसमें कर लेंगे। पार्लियामेंट के तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्लियामेंट एक्ट करना नहीं है, जो एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं सिर्फ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हमारा ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी कंप्लीट हो गया। तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ये 2 टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। तो एक बारी में स्टेट गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट खत्म होगी, जुडिशरी पूरी खत्म होगी, सारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कवर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद सीधा एक क्लास होगी, उसमें क्या करेंगे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट और एक पंचायती राज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पंचायती राज वाला। तो ये इकट्ठे कर लेंगे, पंचायत वाला, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाला। फिर उसके बाद एक क्लास ऐसी बनाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती हैं वो एक टेबल के थ्रू पहले याद कर लेंगे, और उसके बाद ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब बना लेंगे। तो हार्डली 4 क्लास और हमारा पूरा का पूरा 500 पेजेस के, मतलब लगभग मोर देन 10,000 क्वेश्चंस हमारे जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। घटना चक्र के पूरे पॉलिटी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, पूरे बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे। सो आज का हमारा जुडिशरी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।